हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेट बी। और सेट बी का क्वेश्चन फर्स्ट देखने वाले हैं। सेट बी में क्वेश्चन फर्स्ट जो है, ये मेरी पार्ट 2 वीडियो है। और सभी बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वेलकम बैक। और मैं आप सभी से कहूँगा कि सभी के सभी मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहीं पे आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है। ये जो सेट बी का भी पीडीएफ है वो आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। सेट ए सेट बी दोनों वहीं पे मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। और ये जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, ये जो नोट्स बनाए हुए हैं बहुत अच्छे हैं और काफ़ी वैलिड है। इस नोट्स को आप करके जाना, एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चन है और जो आने वाले हैं वो भी क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट इज द कॉमर्स? कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। सिंपल सी बात कहूँ मैं, कॉमर्स एक वो चीज़ है जहाँ पर आप ना एक ऐसी डील कर रहे हो जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हो। गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज करने की डील को ही कॉमर्स कहते हैं। कॉमर्स एक पार्ट होता है बिजनेस का। बिजनेस का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे डील किया जाता है किसको? सर्विस और गुड्स के एक्सचेंज करने को। या सीधा सा बात करो कि अगर आप गुड्स और सर्विस बेच रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पे गुड्स और सर्विस बेच रहे हो, उसी प्लेटफॉर्म को हम लोग कॉमर्स कहते हैं। चलिए देखते हैं तो कॉमर्स क्या है। जी, कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग goods and service and also includes all those activity which help in the smooth transfer of goods and services from producer to the consumer। साथ के साथ इसमें वो चीज़, सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है जो हेल्प करती है गुड्स और सर्विस को मूव करने में। यानी गुड्स और सर्विस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाने में जो हेल्प करती है वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती है? कॉमर्स कहलाती है। अब इसमें क्या होता है, ये क्या बनाती है? ये क्रिएट्स करती है टाइम, प्लेस एंड पोजीशन, यूटिलिटी। ये सब चीज़ें ये क्रिएट करके देती है। अब बात ये आती है, सर कॉमर्स के लिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है? फंक्शन ऑफ कॉमर्स कह लो। फंक्शन ऑफ कॉमर्स का मतलब है कॉमर्स के लिए क्या चीज़ें काम करती है, क्या चीज़ें हैं जो कॉमर्स में काम की जाती है। तो सबसे पहला काम तो होता है बाइंग एंड सेलिंग का। तो पहला वर्क जो होता है वो बाइंग एंड सेलिंग का है। तो इसमें कहा गया गुड्स और सर्विसेज को हम क्या करते हैं, गुड्स जो बनाने वाला है उससे गुड्स खरीद कर फिर हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो ये प्रोसेस ये क्या कहता है? इट इंक्लूड परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेलिंग दैम टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से खरीदो और कंज्यूमर तक पहुंचा दो। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन। भाई ट्रांसपोर्टेशन का होना तो बहुत ज़रूरी है। बिना ट्रांसपोर्टेशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या करती है? गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाती है। अगर आप सेलिंग का काम कर रहे हो, पहला काम क्या है? सेलिंग करना। तो सेलिंग करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का होना तो बहुत ज़रूरी है। तो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिर आता है आपने गुड्स खरीद तो लिया है, जाहिर सी बात है तुरंत तो बिकेगा नहीं, उसको कहीं ना कहीं आप स्टोर करोगे। तो स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। स्टोरेज मीन्स होता है वेयर हाउस। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? स्टोरेज का मतलब होता है वेयर हाउस। तो हम लोग वेयर हाउसिंग की बात करते हैं। स्टोरेज यानी वेयर हाउसिंग, इट इन्वॉल्व सेफ एंड कस्टडी ऑफ गुड्स अंटिल दे आर नीड। फाइनेंसिंग, फोर्थ पॉइंट आता है फाइनेंसिंग। सर फाइनेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ भाई यार, आप अगर बिजनेस में गुड्स बल्क में खरीदना चाह रहे हो बहुत सारा, तो पैसा भी चाहिए आपको। तो पैसे के लिए आप कहीं ना कहीं से सोर्स लोगे, उधार लेने का सोर्स लोगे, या तो किसी से उधार मांगोगे या तो बैंक से उधार मांगोगे, ठीक है। तो ये होता है फाइनेंसिंग में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं फाइनेंसिंग। चलिए देखिए, इट प्रोवाइड्स फंड और क्रेडिट टू बिजनेस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। आगे देखते हैं। फिर आता है इंश्योरेंस। अगर गुड्स आप बेच रहे हो तो उसका रिस्क होता है, कभी गुड्स जल जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए आप उसका क्या करते हो? गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको लॉस और डैमेज को करने के लिए इंश्योरेंस करवा देते हो। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग इसके बाद वाला एडवर्टाइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के बिना तो गुड्स बिक नहीं सकते। लोगों तक गुड्स पहुंचाना है तो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। किसके आगे? किसके रिगार्डिंग? गुड्स एंड सर्विस के रिगार्डिंग। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा लंबा करके लिख सकते हो। कम्युनिकेशन, ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गुड्स बेचना है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उस गुड्स के बारे में बताना पड़ेगा कि ये गुड्स ऐसा है, इसमें ये फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें बतानी होती है। कम्युनिकेशन, रिस्क बियरिंग, ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर बिना रिस्क के आप बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। बिजनेस चलाने के लिए रिस्क का होना बहुत ज़रूरी होता है।
चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आगे हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस होती है। देखिए इंपॉर्टेंस कॉमर्स की क्यों होती है। तो कॉमर्स की इंपॉर्टेंस इसलिए होती है, सबसे पहला तो ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हेल्प करता है। इकोनॉमिक को डेवलप करने में हेल्प करता है कि हमारे देश की इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ठीक है। दूसरा क्या करता है, ये गुड्स और सर्विस की यूटिलिटी वो करता है, ये यूटिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है। साथ के साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है ये। ठीक है। इट इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल। अगर गुड्स जितने ज़्यादा होंगे आपके पास, अच्छे घरों, देखते हो ना शहरों में गांव में क्या फ़र्क होता है। शहरों में हर चीज़ अवेलेबल होती है। अब जब सारी चीज़ें अवेलेबल होती है तो वहाँ पे रहन सहन भी अलग होता है, और गांव में चीज़ें सारी अवेलेबल नहीं होती, इसलिए वहाँ का रहन सहन अच्छा नहीं होता। साथ के साथ ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, लोगों के लिए काम देता है। गुड्स कॉमर्स, जाहिर सी बात है, गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेचोगे खरीदोगे तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी। साथ के साथ ये स्पेशलाइजेशन देता है प्रोडक्शन में, और फिर क्या करता है, ग्रोथ देता है इंडस्ट्रीज को, ट्रेड को, बिजनेस बढ़ता है इससे। ठीक है। और ये एक्सपेंड करता है फॉरेन ट्रेड को। जाहिर सी बात है, जब आप गुड्स बेचोगे तो बाहर देश, बाहर कंट्री में बेचना चाहोगे, बाहर कंट्री में जब बेचोगे तो फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। साथ के साथ लोगों की जरूरत पूरी करते हो, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है। अच्छी क्वालिटी का गुड्स देकर। साथ के साथ ये क्या करता है, हमारी इट स्ट्रेंथ्स द नेशंस इकोनॉमी एंड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी। ठीक है। हमारी कंट्री की नेशंस को बढ़ाता है, प्रोस्पेरिटी को, मान सम्मान को बढ़ा रहा है। ठीक है। चलिए यहाँ पे जाके फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो व्हाट इज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, तो आपको पता होगा जब हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने सब कुछ कैशलेस करने की कोशिश की थी, और कामयाब हो भी गए। ये जुलाई 2015 में हुआ था ऐसा, 1 जुलाई 2015 से ऐसा हो गया था, और उसी टाइम से जीएसटी भी एप्लीकेबल हुआ था। तो उन्होंने कोशिश की कि हर चीज़ कैशलेस होनी चाहिए, डिजिटल फॉर्म में होनी चाहिए, सारे इंटरनेट के थ्रू होना चाहिए। गवर्नमेंट सर्विस से लेके प्राइवेट सर्विस तक, प्राइवेट थी गवर्नमेंट सर्विस भी उन्होंने सारी इंटरनेट के थ्रू कर दी। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या था, इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 जुलाई 2050 टू ट्रांसफॉर्म इंडिया into a digital empowered society and knowledge economy. The program aims to provide high speed internet, बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करना, ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, एंड डिजिटल लिटरेसी को हमारे हर लोगों तक पहुंचाना। यानी डिजिटल इंडिया का मेन काम क्या था, इन्होंने क्या सोचा कि इसके ज़रिए हम लोगों को अवेयर करेंगे, उनके अंदर लिटरेसी लाएंगे, इंटरनेट को यूज़ करने का तरीका बताएंगे। और आज देख लो ना, पहले के टाइम में क्या होता था, जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे वही नेट को यूज़ करते थे, इंटरनेट को। जो अनपढ़ गंवार होते थे नहीं। लेकिन आज के टाइम में अनपढ़ गंवार ज़्यादा, 5वीं क्लास बच्चा भी अगर जिससे कुछ पढ़ना भी लिखना आता है ना, वो भी फ़ोन पे इंटरनेट ब्राउज कर सकता है। नहीं भी करता तो इंटरनेट के थ्रू बोल के वॉइस की फॉर्म में भी वो किसी चीज़ को सर्च कर सकता है। और पेटीएम, फोन पे, ऑनलाइन पेमेंट का तो आजकल अनपढ़ गंवार लोग भी, इलिटरेट लोग भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब कब पॉसिबल हुआ, ये जुलाई 2015 के बाद ही पॉसिबल हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फिर इसके बाद क्या फीचर्स थे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के। तो देखिए पहला फीचर जो था वो था यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी ऑफ ऑल इंडिया सिटीजन। सारे के सारे लोगों का डिजिटल लिटरेसी करना, कि उनको सारा मोबाइल पे काम करना आ जाए। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देना। हाँ, 4G भी आ गया था उसी टाइम पे। आपको पता है ना 5G लाने के लिए क्या किया गया था। 5G लाने के 3G शायद उस टाइम पे आया था, 3G या 4G आ गया था। 5G नेटवर्क लाया गया था जब कोरोना वायरस आया था, ये इसी की वजह से आया था, नेटवर्क की वजह से। बट लोगों ने कुछ और बातें फैला दी थी। डिजिटल डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस डिजिटल डिलीवरी का मतलब है कि ज़्यादातर जो डिजिटल सर्विस होती है वो सारी की सारी गवर्नमेंट ने इंटरनेट पे कर दी थी। इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से इंटरनेट पे मिल जा रही थी, हमें किसी ऑफिस के धक्के नहीं खाने पड़ रहे थे। प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट। पेमेंट सारी कैशलेस हो गई थी, बिना कैश के हो गई थी। ठीक है। ई गवर्नेंस एंड ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी इन द पब्लिक। गवर्नमेंट ने सारा काम
इंटरनेट पे कर दिया था, ऑनलाइन कर दिया था। क्रिएशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया। इनकरेज इनोवेशंस एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एवरी सेक्टर, हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज होने लग गया। फिर इंश्योर इंक्लूजन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन डिजिटल वर्ल्ड। आगे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहे होंगे। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव जो था, टू प्रोवाइड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के क्या मेन ऑब्जेक्टिव थे? तो पहला ऑब्जेक्टिव जो था, इसने क्या प्रोवाइड किया? इसने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया। ठीक है, डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंटरनेट पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, रियल में है या नहीं, बट आप उसको देख के जज कर लेते हो, हाँ भाई ये बंदा ऐसा होगा। नहीं तो पहले क्या होता था, हम जाके देखेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे, तब ऐसा हुआ करता था। आज के टाइम में किसी कॉलेज को देखना है तो कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट पे देख सकते हो। टू डिलीवर गवर्नमेंट सर्विस, हाँ जी, गवर्नमेंट सर्विस आज के समय में सारा ऑनलाइन हो चुका है। हम पहले धक्के खाया करते थे, लाइन लगाया करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी, लोग भी समझदार हो गए हैं। एम्पावर सिटीजन, इंटरनेट का यूज़ करना आ गया। टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट को भी प्रमोट किया गया था, प्रमोट करना था। रिड्यूस कैश ट्रांजैक्शन, वो भी हो गया है। टू क्रिएट अ नॉलेज बेस्ड डिजिटल इकोनॉमी की नॉलेज को क्रिएट करना था। टू इनकरेज इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप्स को वो करना था इनकरेज। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, सारा का सारा ट्रांसपेरेंट हो, कोई भी उसको देख सकता है। देखने के लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे देख सकते हो। टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया। टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हाँ जी ऐसा भी हुआ था, एम्प्लॉयमेंट मिली। टू मेक इंडिया ग्लोबल लीडर इन द डिजिटल इकोनॉमी, और इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाना था डिजिटल इकोनॉमी में। तो यहाँ पे जाके हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है। तो तीसरे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। What do you mean by business ethics? State the major components of business ethics. बिजनेस एथिक्स के से आप क्या समझते हो, और उसके मेजर कंपोनेंट्स जो होते हैं बिजनेस एथिक्स के, वो क्या क्या होते हैं? एथिक्स तो मैंने आपको बता रखा है कि हम जहाँ पे एक अच्छा बिहेवियर लेके चल रहे होते हैं, गुड एथिक्स होता है, किसी के साथ बिहेवियर अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से उसके साथ डील कर रहे हैं, इसी को एथिक्स बोलते हैं। और हम किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, किसी से ढंग से नहीं बात कर रहे हैं, उसे बैड एथिक्स बोलते हैं। ना तो उसके अंदर को कहते हैं ना, इसके अंदर तो कोई एथिक्स ही नहीं है। तो बिजनेस एथिक्स क्या होता है? जो बिजनेस से रिलेटेड हमारा बिहेवियर होता है, बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड मोरल स्टैंडर्ड दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, that guide the behavior of individual and organization in the conduct of their business activity। अगर आपको कोई बिजनेस एक्टिविटी चलानी है तो उसके रिगार्डिंग आपका बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, उसके क्या प्रिंसिपल है, वैल्यूज है, मोरल स्टैंडर्ड्स है, उसके रिगार्डिंग कैसा बिहेवियर रहता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स डूइंग व्हाट इज राइट। ठीक है, इट इट इन्वॉल्व्स डूइंग व्हाट इज राइट, ठीक है, फेयर एंड जस्ट वाइल परसुइंग ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर एंड सोसाइटी। आगे हम लोग समझते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहला कंपोनेंट्स होता है इंटीग्रिटी, बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल। इट इन्वॉल्व्स ट्रूथफुलनेस एंड कंसिस्टेंसी इन वर्ड्स, डिसीजन एंड एक्शन। ठीक है, कि मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं मेजर कंपोनेंट्स की, ध्यान दीजिएगा, एथिक्स के मेजर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि हम ना, इसमें ये देखा जाता है कोई बिजनेस में वर्क जो कर रहा है
वो बिल्कुल ना सामने वाला देखे या ना देखे, लेकिन हम उसके सामने अच्छे से काम कर रहे हैं, जो सही है वही काम कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो देखे या ना देखे, उसके पीठ पीछे भी हम सही काम करते हैं। इसे इंटीग्रिटी कहते हैं। तो बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, इट इन्वॉल्व्स क्या, ट्रूथफुलनेस एंड कंसिस्टेंसी इन वर्ड्स, डिसीजन एंड एक्शन। अगेन नेक्स्ट आता है, और एथिक्स की बात की जाए तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है ऑनेस्टी, बीइंग ट्रूथफुलनेस एंड ट्रांसपेरेंट इन ऑल बिजनेस डीलिंग। इसका मतलब ये है कि जो भी हम काम कर रहे हैं सच्चाई के साथ, तो हम ट्रुथ के साथ जो वर्क कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सामने वाले को दिखना चाहिए कि भाई हम ऑनेस्ट के साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो कस्टमर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं और पार्टनर्स होते हैं, उनके साथ क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फेयरनेस, ट्रीटिंग ऑल स्टेक होल्डर तो जानते हैं कौन कौन होते हैं, उनके साथ जस्टली एंड इम्पार्शियली, इट मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। इसका मतलब ये है आप किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करोगे, सबके साथ सेम रहोगे, ठीक है। ये फेयरनेस होनी चाहिए, इसे फेयरनेस कहते हैं कि ये सच्चाई है कि हम सबके साथ एक जैसे हैं। रिस्पेक्ट, अब रिस्पेक्ट की बात आती है तो कई बार क्या होता है, बिजनेस का ओनर जो होता है वो अपने आप को इतना ऊपर समझने लगता है कि अपने से नीचे की अथॉरिटी की कोई वैल्यू कदर नहीं करता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कस्टमर, सप्लायर, सोसाइटी में जो भी लोग हैं उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो एक बिजनेस को सबकी ही रिस्पेक्ट करनी जरूरी होती है, और एम्प्लॉय भी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, फिफ्थ पॉइंट आता है मेजर कंपोनेंट्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अकाउंटेबल फॉर द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन एंड एक्टिविटी ऑन पीपल, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए ध्यान दिया जाए, जो हमारे एम्प्लॉय हैं और हमारे कस्टमर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं जिनसे सामान ले रहे हैं, साथ के साथ हमारा इन्वायरमेंट है, सोसाइटी है, उन सब के लिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए हम हिसाब किताब लगा के चलें, जो जो चीज़ें उनको जो होता है उसको पूरा करें, वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ट्रूथ ट्रूथ वर्थनेस, इसकी बात करें तो ये कहता है फुलफिल कमिटमेंट एंड कीपिंग प्रॉमिस, इट हेल्प इन बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशन एंड स्टेक होल्डर। जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं किसी के साथ, ये जरूरी है कि जो भी प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस को पूरा किया जाए। इससे हमारा क्या होता है, आगे लॉन्ग टर्म में अच्छे रिलेशनशिप बनते हैं सबके साथ। लॉ एविडेंस, ओबेइंग ऑल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, हमें सारे लॉ और रूल्स रेगुलेशन के साथ काम करना चाहिए, कोई अनएथिकल वर्क ना करे, ठीक है, और कोई बिजनेस से बाहर जाके कोई वर्क ना करे जो लीगल लॉ के अपोजिट हो। सोशल कंसर्न, इसकी बात करें, कंसिडरिंग द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी सोसाइटी है, उसके लिए हम वेलफेयर करें, साथ के साथ कंट्रीब्यूटिंग करें, प्रमोट करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। चलिए इसी के साथ ये पॉइंट्स खत्म हो जाता है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फोर्थ जो हेडिंग्स है वो है डिफाइन कंपनी एंड डिस्क्राइब इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए कंपनी क्या होती है, सिंपल सा मैं आपको बात बताऊं कि कंपनी वो चीज़ होती है, एक कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर कोई एक आर्टिफिशियल पर्सन को हम बनाते हैं बिजनेस करने के लिए, एक नाम जिसके नाम से हम बिजनेस कर रहे हैं, जो एक आर्टिफिशियल, जो एक लॉ के जरिए क्रिएट किया जाता है, एक लॉ के जरिए क्रिएट किया जाता है, यानी लॉ के अंडर बनाया गया है। इसका मतलब है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, 2013 के अंडर रजिस्टर्ड कर दिया गया, इसे लॉ कहते हैं। और उसके नाम से हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसी को कंपनी कहते हैं, जो कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और ये कभी भी बंद नहीं हो, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है, यहाँ तक कि ओनर के आने जाने से भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन जो कि रेटेड बाय लॉ होता है, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल। इसका मतलब ये है कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और परपेचुअल कंटिन्यू चलती रहती है, और उसका एक कॉमन सील होता है, साइन करने की जरूरत नहीं होती, उसका एक स्टैंप होता है जिससे सारे काम किए जाते हैं, वो लगने के बाद पता चल जाता है हाँ ये इस कंपनी की चीज़ है। फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये बनाया किसके द्वारा जाता है, एसोसिएशन पर्सन जो होते हैं,
जो लोग होते हैं उनके एसोसिएशन से बनता है, उनके ग्रुप से बनता है, ठीक है। फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस, बिजनेस चलाने के लिए, ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके, ठीक है। आगे देखते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। पहला तो वो यही है कि कहने का मतलब है कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है उसके ओनर से। अगर देखा जाए तो अगर कोई ओनर एक्टिविटी करता है तो वो ओनर पे एप्लीकेबल होगा, और कंपनी कोई एक्टिविटी करती है तो कंपनी पे एप्लीकेबल होगा। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट बेकार निकल गया, अगर आप चाहते हो उसके ओनर पे केस करना, तो ओनर पे केस कभी नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट उस ओनर ने नहीं, उस कंपनी के अंडर बना है, तो केस कंपनी पे होगा, कंपनी पे एक्शन लिया जाएगा। आगे देखते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या कहता है? ये कहता है कि भैया ऐसा है कि चाहे ओनर मर जाए, डेथ कर जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, उससे कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी, बस ओनर चेंज हो जाएगा। और रतन टाटा मर गए तो क्या कंपनी बंद होगी? टाटा नहीं ना, अभी भी चली रही है। तो वही वाली बात कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। यहाँ पे अगर मान लो कंपनी वो हो जाती है, कंपनी को पे ऑफ करना है, कंपनी बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, जो भी हो रही है, तो उस समय कंपनी के असेट्स को बेचा जाएगा, ना कि ओनर के असेट्स को। ओनर की लायबिलिटी जो होती है वो फिक्स होती है, लिमिटेड होती है। जो उसकी असेट्स कंपनी में होगी उसी को बेचा जाएगा, उसकी पर्सनल असेट्स के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी, ये लिखा हुआ है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगर पब्लिक कंपनी है तो वहां पर जो शेयर्स होते हैं शेयर होल्डर के, वो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ठीक है। कॉमन सील साइन करने का टाइम नहीं होता, कंपनी कोई साइन नहीं करती, कंपनी का एक स्टैंप होता है कॉमन सील जिसे कहते हैं, उसी नाम से सारा काम किए जाते हैं, ठीक है। सारे साइन वाइन सब कुछ उसी से होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी, हाँ यस सर, वो आर्टिफिशियल है, जिससे ना तो हम देख सकते कैसा कलर है कैसा नहीं है, बनावटी चीज़ें होती है, ठीक है, नेचुरल पर्सन नहीं होता। आगे देखते हैं सेपरेट प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ऑफ द कंपनी सेपरेट फ्रॉम द दोस्त इट्स ओनर। जो उनके मेंबर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है। अगर कोई बात होती है, कंपनी पे केस हो रहा है, तो कंपनी की प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा, ना कि ओनर की। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसे बनाने वाले सारे एसो पर्सन ही होते हैं, उनके एसोसिएशन से बनता है। नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं कि ये पोस्ट चाहिए होगी, ठीक है। इन कॉर्पोरेशन बाय लॉ, जाहिर सी बात है ये कॉर्पोरेशन लॉ के थ्रू बनता है, कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जाके फोर्थ क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और फिर इसी के साथ सेट बी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। वट डू अंडरस्टैंड बाय कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस? What are the social and economic objective of cooperative enterprises? अगर इसकी बात की जाए तो पहले कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस की बात समझ लो बेटा। कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस का मतलब होता है जब दो लोग मिलकर, जैसे दो फर्म्स हैं, दोनों फर्म मिलकर अपना एक साथ वॉलेंटरी टाइम के लिए एक साथ मिलते हैं, और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और दोनों ने मिलकर एक ब्रांड, एक नाम बना ले, एक नाम चला रहे हैं, उस नेम को ज्वाइन कर देते हैं। और जब उस नेम से दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोग जो होते हैं, जैसे कि अमूल का एक एग्जांपल ले लो, वो कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस के अंदर आता है। कि अमूल में क्या है, अमूल एक नेम बनाया गया, एक ब्रांड, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएगी जिसके अंदर एंटरप्राइजेस बनाया गया, जिसके अंदर गुजरात के जितने भी डेयरी वाले हैं वो सारे मिलकर अपना अपना दूध वो सप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये नहीं वो वहाँ के वर्कर्स हैं, वो वहाँ के सारे ओनर्स हैं, सबका थोड़ा थोड़ा शेयर्स है। तो यहाँ पे जब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का, कभी किसी का दूध कम हो गया, किसी का ज़्यादा हो गया, तो एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। तो ऐसे ये मिलकर जब कोई बिजनेस चला रहे होते हैं, जब काम कर रहे होते हैं, तो यही आपका कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस के अंदर आता है। तो कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस क्या कर रहा है? अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन, कंट्रोल एंड डेमोक्रेटिकली मैनेज बाय द मेंबर्स हु वॉलंटरी जॉइन टुगेदर टू मीट their common economic, social, and cultural needs through a jointly owned and controlled enterprises. They operate on principle of
हेल्प, म्यूचुअल हेल्प, इक्विटी एंड सोलिडेरिटी। तो ये बात होती है। तो ये सब मिलकर जब काम कर रहे हैं, सबका कंट्रोल किया जा रहा है, सब मिलकर साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेज क्या है, आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन एंड कंट्रोल एंड डेमोक्रेटिकली मैनेज बाय द मेंबर्स हु वॉलेंटरीली join together to meet their common economic, social and cultural needs through a jointly owned and cultural control enterprises। ठीक है, ये सब मिलकर काम करते हैं, सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अपनी कॉमर्स इकोनॉमी को अचीव करना इनका काम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बारे में अगर आपको समझना हो, साइलेंट फीचर्स काम के नहीं है, ये करना नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? यूज़र ओनरशिप होता है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, सर्विस मोटिव होता है, लिमिटेड प्रॉफिट मोटिव होता है, इक्विलिटी होता है, कॉपरेशंस अमंग कोऑपरेटिव्स होता है। तो आप चाहो तो ये कर सकते हो, वैसे आपको करने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिए हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इंटरप्राइज ये पूछा गया है, तो इसके बारे में जब बात करेंगे तो सबसे पहले सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? देखिए, सोशल ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। सारे मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं या खुद की हेल्प करते हैं। पहली अपॉर्चुनिटी तो ये प्रोवाइड करती है, सोशल ऑब्जेक्टिव ये है, ये अपनी भी हेल्प करेंगे और दूसरों की भी हेल्प करेंगे। प्रमोट सोशल इक्विटी एंड जस्टिस। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो समाज में लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, इनका सोशली क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या काम करना चाहते हैं, मतलब समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं इनके? तो प्रमोट सोशल इक्विटी एंड जस्टिस, सब बराबर हो, सबके लिए सब कुछ समान प्रमोट करते हैं ये लोग। डेवलप अ स्टेट ऑफ कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड, भाईचारा चलता है इनके बीच। अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ मेंबर्स, जितने मेंबर्स काम कर रहे हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्रमोट एजुकेशन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस अमॉन्ग मेंबर्स, जितने मेंबर हैं सबके एजुकेशन प्रमोट की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, अब उनके बीच सब कुछ इंफॉर्मेशन अवेयर की जाती है। एम्पावर पीपल स्पेशली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रमोट कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोसाइटी वेलफेयर। तो उनका कम्युनिटी जो होती है उसको डेवलप किया जाता है, सोसाइटी में सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। अब सीधा हम आते हैं कि बिजनेस इकोनॉमी की क्या ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। सॉरी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक का मतलब होता है क्या काम करना है, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं इकोनॉमी को वो करने के लिए। तो सबसे पहला काम होता है गुड्स और सर्विस को बेटर क्वालिटी का गुड्स और सर्विस रीजनेबल प्राइस पे देना। ठीक है। एलिमिनेट एक्सप्लोटेशन बाय मिडल मैन एंड मनी लेंडर, बीच में से इन दोनों को हटा देना। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, हाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। इम्प्रूव मेंबर्स इनकम, जिससे मेंबर की इनकम इम्प्रूव होगी। इंश्योर रेगुलर सप्लाई करना गुड्स और सर्विस की। और फिर क्या होता है, मोबिलाइज सेविंग एंड प्रोवाइड क्रेडिट एट रीजनेबल रेट, उधार देना रीजनेबल रेट है। प्रमोट इफिशेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, साथ के साथ रिसोर्सेज इंक्रीज करना, उसे उसका इफिशेंट यूज़ करना, जो रिसोर्सेज है उसको उतना ही यूज़ करना जितना वो यूज़ हो सकते हैं। अन एडिक्वेट सरप्लस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस, साथ के साथ जो एडिक्वेट सरप्लस है उसको ग्रोथ में लगाना, डेवलपमेंट में लगाना एंटरप्राइजेस के। तो ये सारे काम जो होते हैं वो एक आपके किसके होते हैं? अगर हमने ये जो पढ़ा, ये टॉपिक किसका था? ये हमने पढ़ा, ये था कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस का। देखिए, एग्जाम में ज़्यादातर कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस को लेके क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, और ये मैंने ई कॉमर्स सब्जेक्ट में भी बताया था, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये क्वेश्चन है आपका 6, जिसका क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, राइट इट्स नेचर, स्कोप एंड पॉलिसी। तो प्लानिंग क्या होता है, तो प्लानिंग के बारे में समझना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन बाय प्लानिंग, तो देखिए प्लानिंग कुछ भी नहीं है। प्लानिंग आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा बिजनेस में।
जिन बच्चों के पास बिजनेस स्टडीज थे उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। प्लानिंग कुछ नहीं है। देखो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई काम करने वाले, कोई हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, हर बिजनेस में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई टारगेट होता है इसको पूरा करना। उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम पहले से प्लान कर रहे होते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होते हैं जिसमें हमारा ये काम होता है कि हम उसको इस तरीके से करें, एडवांस में उसके लिए ऐसा एक्शन ले कि उस गोल को ईजिली अचीव कर सके। इसके लिए हमें क्या डिसाइड करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है और कहाँ करना है और कौन करेगा। यही प्लानिंग होती है। अब प्लानिंग की बात की जाए तो प्लानिंग के अंदर कुछ नेचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। नेचर कहते हैं, नेचर कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो। तो इसे इस क्वेश्चन कह रहे हैं राइट इट्स नेचर, स्कोप एंड पॉलिसीज। तो पहले हम लोग नेचर को समझें, क्या नेचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला होता है गोल। पहला प्लानिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो पहला होता है गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग जो होती है वो डायरेक्ट टूवर्ड्स होती है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव को। हमारा मेन टारगेट क्या होता है, कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है या गोल है उसको अचीव करना। फिर दूसरा होता है प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग इज द बेसिक। सबसे पहले प्लानिंग जो होता है वो हमारा सबसे पहला फंक्शन होता है। फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग ही होता है। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले प्लान किया जाता है, तो ये प्राइमरी फंक्शन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है परवेसिव्स। इट इज रिक्वायर्ड ऑल एट ऑल लेवल एंड इन ऑल डिपार्टमेंट। सब लेवल चाहिए होते हैं, सारे डिपार्टमेंट चाहिए होते हैं, इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग इज नॉट एन वन टाइम एक्टिविटी, इट इज गोइंग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, कंटिन्यू चलता रहता है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, एनालिसिस, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग होता है। साथ के साथ फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। फ्यूचर ओरिएंटेड क्या है कि फ्यूचर में कुछ एक्शंस लेने हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड होता है। प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड इसलिए होता है क्योंकि प्लानिंग हम अभी कर रहे होते हैं, आगे फ्यूचर में काम, फ्यूचर में होने वाले वर्क के लिए। दूसरा ये फ्लैक्सिबल होता है। और तीसरा एट जो होता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स होता है, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। क्या फैक्ट्स होंगे, क्या फैक्ट्स यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। किन किन फैक्ट्स, गुड प्लानिंग इज बेस्ड ऑन डेटा, इंफॉर्मेशन एंड साउंड एनालिसिस। ये सारे फैक्ट्स यूज़ किए जाएंगे। साथ के साथ इन्वॉल्व्स चॉइस अमंग अल्टरनेटिव। ये तो हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है और ये एक तरह से इकोनॉमी का वो होता है। प्लानिंग एम्स एट अचीविंग ऑब्जेक्टिव एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पे। ठीक है, कम से कम कॉस्ट पे हम प्लानिंग को अचीव कर सके। ठीक है, इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है, नहीं तो नो डाउट मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। स्कोप ऑफ प्लानिंग तो ये कर लेना। पहला टाइम होता है, फिर लेवल होता है, फिर फंक्शन होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन और फिर एक्टिविटी होता है। तो अगर स्कोप देखा जाए और एक्सप्लेनेशन स्कोप की बात की जाए, स्कोप ऑफ प्लानिंग देखी जाए, तो ये स्कोप जो होता है वो शॉर्ट टर्म भी होता है, मिड टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होता है टाइम के हिसाब से। लेवल देखा जाए तो टॉप लेवल भी होगा, मिडिल लेवल भी होगा, लोअर लेवल भी होगा। ठीक है। फंक्शन देखा जाए तो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल फंक्शन, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल, इन सब में काम किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो प्लानिंग इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो, सब में ही काम करता है ये। एक्टिविटी देखी जाए स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल प्लानिंग होता है। ठीक है, ये इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक्सप्लेन आप देख सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग। पॉलिसिस ऑफ प्लानिंग। तो पॉलिसिस क्या होती है, तो देखिए पॉलिसिस ऑफ पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सबसे पहले पॉलिसिस ये क्या है कि पार्टिसिपेशन का होना जरूरी है। इसमें सारे पर्सन जो होते हैं इन्वॉल्व, ऑल कंसर्न, जिन जिन लोगों की जो होता है उन सब लोगों का पार्टिसिपेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर होता है पॉलिसी ऑफ रियलिस्टिक प्लानिंग। रियलिस्टिक प्लानिंग का मतलब है ये सारी चीज़ें जो फैक्ट्स होते हैं, जो रियल में होते हैं, जो काम हो चुके होते हैं, उन्हीं के ऊपर सारा कुछ होना चाहिए। प्लान उसी पे शुड बी प्रैक्टिकल एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स होना चाहिए। पॉलिसी ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी, ठीक है, इसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम जो भी कंडीशन है उसको चेंज कर सके। पॉलिसी ऑफ कंटिन्यूटी, साथ के साथ प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग शुड बी कंटिन्यूस होनी चाहिए, कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन, इसके अंदर सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए, सही होना चाहिए। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव,
पॉलिसी ऑफ फॉलोअप, देयर शुड बी प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए और प्लान्स इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन हुआ, नो डाउट ये 11th में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जो फॉर्मल तरीके से वर्क नहीं करते हैं। हाउ कैन मैनेजर्स यूज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर एडवांटेज। कैसे मैनेजर जो होते हैं वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। साइट ए सूटेबल एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर व्यू। साथ के साथ एक एग्जाम्पल दीजिए। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक तरह से जो सोसाइटी होती है उनके बीच एक रिलेशनशिप होता है जो इंटरेक्ट करता है उन लोगों के बीच में, फ्रेंडशिप, इंटरेस्ट और उनके एटीट्यूड से लेके उनकी वैल्यूज़ को लेकर, उन सभी चीज़ों को लेकर हम जब बात करते हैं नेचुरली उनको डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के थ्रू नहीं बनता, हैज़ नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, इसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हाउ मैनेजर्स कैन यूज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टू देयर एडवांटेज। मैनेजर कैसे यूज़ करते हैं इसे अपने एडवांटेज के लिए। पहला होता है बेटर कम्युनिकेशन। देखा होगा मैनेजर जो होता है ना, ये बाहरी लोग जो इनफॉर्मल वो होते हैं, इसमें ज़्यादातर लोगों के साथ बहुत ही प्यार से बात करते हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ तो बात करते हैं, ये सब होता है बेटर कम्युनिकेशन। इम्प्रूव्ड कोऑपरेशंस, फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं, ट्रस्ट गेन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय फीलिंग। इनफॉर्मल इंटरेक्शंस हेल्प मैनेजर नो द रियल प्रॉब्लम्स, ग्रीवेंस एंड एस्पिरेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज। Gaining support for changing. Manager can win support for new policy or change by influence informal leaders and groups. Motivation and moral effective decision making, ये सारी चीज़ें होती है, ये सब तो 11th में की हुई है। अब आता जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ पे देयर इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मशीन ऑपरेटर। कुछ लोग हैं जो इनफॉर्मल ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, और मशीन ऑपरेटर का, जिसमें क्या होता है एक दूसरे को जानते नहीं है फिर भी उन लोग बात कर रहे होते हैं ब्रेक के टाइम में और अपने आइडिया शेयर करते हैं कि मैं इस आइडिया से करूँगा तो ये काम ऐसे हो जाएगा। अब प्रोडक्शन मैनेजर उनको आइडेंटिफाई करता है और उन्हीं में से किसी एक को, ग्रुप में से एक को लीडर बना देता है और वो करता है ही डिस्कस द न्यू क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम विथ हिम एंड टेक्स हिज सजेशन। साथ के साथ उस लीडर से ये सजेशन लेता है, पूछता है कि क्या क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा कोई प्रोग्राम या वो होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। द लीडर इन्फ्लुएंस अदर मेंबर पॉजिटिवली, एज अ रिजल्ट द इनफॉर्मल स्पिरिट क्विकली एम्प्लॉयज कोऑपरेट इन द प्रोग्राम एंड प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्स। साथ के साथ वो सबके साथ कोऑपरेशन करेगा और अपने आइडिया शेयर करेगा, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। यहाँ पे जाके ये कंप्लीट होता है। लीडरशिप, डिस्कस द फंक्शन एंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप, व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप तो सभी जानते हैं, लीडरशिप में क्या होता है कि एक बंदा होता है जो सबको लीड करता है, उसी को लीडरशिप कहते हैं। ये आपने 11th क्लास में किया होगा, नहीं तो यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, पढ़ लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं बारे में। ये 9th क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेट बी का। तो सेट बी का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल, डिस्कस द मेन प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है, देखो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जो कि मेजर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को। जो आपने स्टैंडर्ड किया था उससे जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस वो कितना सही वे में जा रहा है या कितना सही हो रहा है, उसी को इस सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उसी को डायरेक्ट करना, उसी पे एक्शन लेना, उसी को ही हम कंट्रोल कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्स की बात की जाए तो क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहला होता है कि पहला जो प्रिंसिपल है वह होता है कंट्रोल। पहला होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या होता है, कंट्रोल मस्ट बी रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स टू द ऑर्गेनाइजर, इट शुड हेल्प इन अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव। जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका टारगेट है, कंट्रोल उसमें हेल्प करना चाहिए उस टारगेट को पूरा करने में। बैलेंस ऑफ कंट्रोल,
दूसरा ये है कि कंट्रोल जितना बैलेंस बना के रखेगा, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बिटवीन कंट्रोल एंड फ्रीडम के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल। अगर स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करें तो हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो मेजरिंग जो होनी चाहिए वो सही सही होनी चाहिए। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड शुड बी क्लियर, रियलिस्टिक एंड सिंपल एंड मेजरेबल होनी चाहिए, जो सबको समझ में आ जाए। टाइम लाइनेस ऑफ कंट्रोल, अगर इसकी बात की जाए तो ये कहता है टाइम लाइनेंस कंट्रोल, ठीक है, टाइम लाइनेंस कंट्रोल शुड बी एक्सरसाइज एट द राइट टाइम, जो टाइम है उसी टाइम पे होना चाहिए, टाइम डिले नहीं होना चाहिए कंट्रोल के टाइम पे। एक्यूरेसी ऑफ कंट्रोल, एक्यूरेसी ऑफ कंट्रोल की बात की जाए तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो पूरी की पूरी एक्यूरेट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, ताकि हमें कंट्रोल करने में हेल्प मिल सके, सही से कंट्रोल करें। रॉन्ग इन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन में लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन एंड डिसीजन, अगर हमने इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन का यूज़ किया तो वो हमें आगे चल के गलत कंक्लूजन देंगे और गलत डिसीजन लेने में वो करेंगे। फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल, तो फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल शुड सिस्टम शुड बी फ्लैक्सिबल एंड अडेप्टेबल एपेबल ऑफ एडजस्टिंग टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि जो कि हमारा चेंज हो सके आगे चल के, फ्लैक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। इकोनॉमिक ऑफ कंट्रोल, सीधी सी बात है, द कॉस्ट ऑफ शुड control should be acceptable those who are control economic, the cost of control should not exceed the benefit, जो बेनिफिट है उससे ज़्यादा का कॉस्ट नहीं आनी चाहिए कंट्रोल की। आप जो भी तरीका लगाए कंट्रोल कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट बेनिफिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एन एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम में नॉट बी वर्थ वाइल, एक्सपेंसिव को ये लोग कंसिडर नहीं करते हैं। दूसरा आता है कंट्रोल शुड बी एक्सेप्टेबल दोज हु आर कंट्रोल, ठीक है, इट शुड बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट टू गेट देयर कोऑपरेशन। एक्सेप्टेंस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि जो भी कंट्रोल किया जा रहा है वो सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि ये तभी एक्सेप्टेबल होगा जब वो पूरी तरह से फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टिव नेचर। कंस्ट्रक्टिव नेचर का मतलब होता है कंट्रोल शुड बी कंस्ट्रक्टिव एंड हेल्प ऑफ रेदर देन क्रिटिकल, ठीक है, इट शुड एम एट इम्प्रूवमेंट एंड नॉट फाइंडिंग फॉल्ट्स, गलतियां ना ढूंढने में काम करे बल्कि ये चीज़ों को सुधार करने में ज़्यादा फोकस का होना चाहिए कंट्रोल का। परवेसिव इन नेचर, ये सब पे ही अप्लाई होता है। कंट्रोल शुड बी एक्सरसाइज एट ऑल लेवल एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स, इट शुड कवर ऑल इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें तो ये हमारा सेट बी कंप्लीट होता है। अगर आपको सेट सी करना है तो सेट सी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं, उसका पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना सेट सी के लिए, ठीक है। वैसे सेट ए और सेट बी ही कर लो, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म है कि आने हैं तो आने हैं, 4-5 क्वेश्चन तो कन्फर्म है यहाँ से आएंगे। और अगर आप सेट सी कर लेते हो 6 से ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ यहाँ से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। नोट्स जो मैंने बनाए हैं और जो मैंने समझाए इसको अच्छे से कर लो, आप पॉज करके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो यार, कमेंट भी कर दो, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।